नमस्कार भाई, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आ जाओ सारे लोग जल्दी से कमेंट में। कैसे हो भाई लाड़ लो। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मुझे बताओ, लास्ट वाले दोनों कॉन्टिनेंट कैसे लगे आप लोगों को हैं? तो बेटा, उसी कॉन्टिनेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और मैं मैप डाउनलोड कर लूँ जिससे कि डिजिटली आप लोगों को मैं चीज़ों को समझा पाऊँ और आपको मज़ा आए। है ना? आज का टॉपिक, तब तक आप लोग हेडिंग डाल दो जल्दी से। दैट इज कॉल्ड अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट। वाह, देखो बेटा, ये है जी अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। सबसे पहली बात, एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इस कॉन्टिनेंट का कौन सा स्थान है? ठीक है। अगर मैं बात करूंगा एरिया की, तो एरिया के अकॉर्डिंग इसकी सेकंड रैंक है। अगर मैं आपसे बात करूंगा पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी इसकी सेकंड रैंक है। जूलॉजिकली अगर हम बात करेंगे, तो जूलॉजिकली ये किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का? तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा, ये पार्ट है सर गोंडवाना लैंड का। ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये क्या है सर? ये है पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो इसी में अगला पॉइंट होगा, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय स्टैनले। इसकी खोज किसने ने की थी? स्टैनले ने की। इसे किस किस नाम से जाना जाता है? तो एक नाम दिया जाता है इसको पुअर कॉन्टिनेंट। एक नाम दिया जाता है इसको डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है। इसी कहा जाता है गरीब महाद्वीप। इसे कहा जाता है काला महाद्वीप। दो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट से होकर के मुख्य तीन अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। है ना? थ्री मेजर लैटिट्यूड लाइन पासेस। इससे होकर क्या होता है? तीन मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है। नाम क्या क्या है इनके? एक का नाम है इक्वेटर। ठीक है ना?
एक का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे कहा जाता है विषुवत रेखा, इसे कहा जाता है कर्क रेखा, और इसे कहा जाता है मकर रेखा। क्लियर है जी? बाकी अगर इसकी मैं कंडीशन की बात करूंगा तो आपको अच्छे से पता है कि यहां पे क्या है, यहां पर मेडिटेरेनियन सी है ना? ये है जैसे, तो यहां पे कौन सा सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, और इधर अटलांटिक ओशियन है। तो इसके ऊपर का जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, यूरोप है। और इधर का जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे स्वेज कैनाल है, ये स्वेज कैनाल के बाद में यहाँ पे ऐसे यू, और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया है। बात समझ में आ रही है? कौन सा कॉन्टिनेंट है ये, एशिया कॉन्टिनेंट है। तो गौर से सुनाइए मेरी बात को, यहाँ पे कौन सी कैनाल है, ये स्वेज कैनाल है। तो स्वेज कैनाल इसको एशिया से अलग कर रही है। अच्छा, अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन है, तो मैं यहां लिखता हूं अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन है, तो आपका आंसर होगा इसके बीच में है जिब्राल्टर स्ट्रेट। क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जो दोनों को अलग करने का काम करती है। मैं साइड में हूं, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बात करेंगे हम अफ्रीका के डेजर्ट के बारे में। चलो, हेडिंग डालो आप। अफ्रीका के मरुस्थल। अफ्रीका के मरुस्थलों की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पे आता है सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये है एक हॉट डेजर्ट। ये अपने आप में एक गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो सहारा डेजर्ट जो है वो यहाँ का माना जाता है लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। इसे माना जाता है सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। इसे सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल माना गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो सहारा जो है यहाँ पर सहारा डेजर्ट में एक माउंटेन पड़ता है जिसका नाम है माउंट तिबेस्ती। क्या पड़ता है, माउंट तिबेस्ती पड़ता है। ये सहारा मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, यहाँ फैला हुआ है।
ऐसे यूं फैला हुआ। ठीक है। ये जो सहारा है, इस सहारा के दक्षिण में क्या है? तो ध्यान से सुनना। साउथ में है इसके सवाना ग्रासलैंड है बेटा। सवाना, सवाना घास के मैदान है। और जो सवाना घास के मैदान हैं ये बेसिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, जो कि अनाज उगाने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होते हैं। अफ्रीका में इनको सवाना कहा जाता है। इन्हीं ग्रासलैंड को ब्राजील में कंपोज कहा जाता है, और वेनेजुएला में लानोस के नाम से जाना जाता है। बाकी के जो आप डिफरेंट नाम पढ़ते हो ना, वो सारे के सारे टेम्परेट हैं। यानी दो तरीके के ग्रासलैंड होते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में तीन नाम आपको ध्यान में रखने हैं, सहारा, सॉरी सवाना, कंपोस और लानोस। बाकी के जितने नाम है सारे के सारे टेम्परेट में है, यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान है। तो सवाना घास के मैदान की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसा घास का मैदान है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उष्ण घास का मैदान है। दूसरी बात, इन घास के मैदान की अगर मैं बात करूंगा तो क्या ये अनाज उगाने के लिए बहुत बेहतर होते हैं? नहीं। नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन। फसल उत्पादन बेहतर है? नहीं है। इन घास के मैदानों में फिर क्या होता है? ग्रेजिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हंटिंग होती है। इसलिए इनको कहा जाता है हंटिंग लैंड। इनको शिकारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो कॉमन एरिया है, मेरी बात को गौर से सुनना। सहारा के जस्ट नीचे क्या हो गया? यहां पे ये हो गया सवाना की बेल्ट। सहारा और सवाना के बीच में जो ग्रासलैंड होते हैं, ग्रासलैंड ये मतलब कॉमन एरिया जो है, इसको साहिल कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, साहिल क्या है? ये है कॉमन एरिया बिटवीन सहारा एंड सवाना। ये सहारा और सवाना का सम्मिलित भाग है। इसके बाद दो डेजर्ट और पाए जाते हैं यहां पे। इसका नाम है कालाहारी। क्या नाम है इसका? कालाहारी मरुस्थल नाम है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा? मैं थोड़ा सा रफ करूंगा यहाँ पे। कालाहारी डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है सर? आपका आंसर होगा
कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये एक तो साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है, एक फैला हुआ है ये नामीबा में। ये कैसा डेजर्ट है? ये अपने आप में एक हॉट डेजर्ट है। किसके लिए जाना जाता है ये? यहां पर एक रहती है बुशमैन ट्राइब, ठीक है, और एक यहां पे देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रिच बर्ड, ठीक है। यहां पे बुशमैन जनजाति और शुतुरमुर्ग पक्षी देखने को मिलता है, ठीक है। बुशमैन जनजाति और शुतुरमुर्ग पक्षी देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद जो ये वाला डेजर्ट है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसका नाम है नामीबा डेजर्ट। डेजर्ट मिठाई को भी बोलते हैं शायद, या कुछ और प्रोनाउंसिएशन होता है, कमेंट करना एक बार। नामीबा की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है और इसके आसपास टोंड ट्राइब रहती है। इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पे टोंड जनजाति रहती है। तीनों के तीनों डेजर्ट के बारे में नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े, चलो। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, माउंटेन देख लेते इसके एक बार में। माउंटेन में यहां पर एक माउंटेन आता है, इसी कहा जाता है एटलस माउंटेन। यहां पर जो माउंटेन है इसी कहा जाता है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक तिवेस्ती माउंटेन है, ठीक है। बाकी यहां एक माउंटेन और पड़ता है जिसका नाम है किलीमंजारो। ठीक है लाडलो। किलीमंजारो की अगर मैं बात करूंगा तो जो किलीमंजारो है ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। क्या है ये? हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है।
और एक्चुअल में ये क्या है, एक टाइम पर ये वॉल्केनो रही है, प्रेजेंट टाइम में वॉल्केनो डेड हो चुका है, तो इसको एग्जाम्पल माना जाता है डेड वॉल्केनो का। और कौन सी कंट्री में लोकेटेड है ये? तंजानिया में लोकेटेड है। तो इतने माउंटेन का नाम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किलिमंजारो वाला जरूर ध्यान में रखना है, तंजानिया में लोकेटेड है और डेड वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। अब बात आ जाती है यहाँ की नदियों की, तो देखो ध्यान से। नदियों की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ से ऐसे यूं दो धाराओं के रूप में एक नदी निकलती है और यहाँ जाकर उसका एंड हो जाता है। अब इस नदी का नाम क्या है? सर एक इसकी जो धारा है वो है वाइट नाइल। एक जो धारा है उसका नाम है ब्लू नाइल। तो एक वाइट और एक ब्लू, दोनों मिल जाती हैं यहां खार्तुम नामक स्थान पर। दोनों के मिलने पर जो नदी बनती है वो बनती है नाइल रिवर, जो यहाँ की सबसे मुख्य नदी है। ठीक है, चलो इसी के बारे में पढ़ते हैं अब। देखो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसे माना जाता है, सबसे पहली बात इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। विक्टोरिया लेक से होता है, ठीक है। और किसकी फॉर्म में? दो धाराओं के रूप में निकलती है। एक कहलाती है व्हाइट नाइल, एक कहलाती है ब्लू नाइल। व्हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विक्टोरिया लेक। ब्लू नाइल को कहा जाता है ताना लेक। सही है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। इन दोनों के मिलने पर ही क्या बनता है? इन दोनों के मिलने पर ही बनती है नाइल रिवर। नील नदी का निर्माण होता है। अब ये किधर की तरफ बहती है? तो आपका आंसर होगा फ्लो अपवर्ड, ये उत्तर की ओर बहती है। अपवर्ड कह लो या नॉर्थवर्ड लिखेंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा। ये उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, किधर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर जब ये नदी बहती है तो जाके किस में एंड कर लेती है? मेडिटेरेनियन सी में। भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ पे इजिप्ट पड़ता है, तो बेसिकली इजिप्ट में यानी मिस्र में ना डेजर्टेड एरिया है, लेकिन जब ये नदी पास होती है ना यहाँ से,
तो यहाँ के पूरे एरिया को हरा भरा कर देती है। और जब पूरे के पूरे एरिया को हरा भरा कर देती है तो इसलिए इसे कहा जाता है, इजिप्ट का बरदान कहा जाता है, मिस्र का बरदान कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, इसी कहा जाता है बून ऑफ इजिप्ट। इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। ठीक है। इस नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 6,690 किलोमीटर है। और इतनी लंबाई के साथ ये है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये है विश्व की सबसे लंबी नदी है। पूरे के पूरे विश्व की क्या है, ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है। इस नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है इथोपियन डैम। ये डिस्प्यूटेड है किस किस के बीच में? इजिप्ट, सूडान और इथोपिया के बीच। ठीक है बाबू, नोट करो जल्दी से। चलो, एक नदी के बारे में इसका ओरिजिन वोरिजिन सारा सब कुछ ध्यान में रखना था। अब बाकी नदियों के बारे में इतना ज्यादा समझने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। यहां से एक नदी निकलती है और ऐसे जाके यहां एंड कर लेती है अपना। एंड दिस रिवर इज कॉल्ड कांगो रिवर। ओके। क्या कहा जाता है इसको? कांगो नदी कहा जाता है। और आपके एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा ही रहा हूं। कांगो या जायरे नदी, ये एक पश्चिम प्रवाह वाली नदी है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। इक्वेटर को 2 बार काटती है। इसके आसपास वाले क्षेत्र में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ खेती होती है ज्यादा। और यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है पिग्मी। ठीक है। कौन सी जनजाति रहती है यहाँ पे? पिग्मी जनजाति रहती है। ओके। आगे बढ़ जाए इधर। एक रिवर यहाँ फ्लो करती है जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये पूर्व प्रवाह वाली नदी है।
ठीक है, और ये क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना, मकर रेखा को ये कितनी बार काटती है, तो आपका आंसर होगा 2 बार काटती है, लिम्पोपो रिवर। एक नाइजर रिवर है, इधर से आकर के यूं यहां आकर के इसका एंड होता है नाइजर रिवर का, सॉरी यहां से ऐसे यूं। नाइजर रिवर, ये है थर्ड मेन रिवर। और ये ड्रेनेज किस में होती है? गिनी की खाड़ी में। इसका जो है गिनी की खाड़ी में अंत होता है। पूरा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो अब इसके कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि अफ्रीका में और क्या खास है। अफ्रीका में कोल रिजर्व बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल रिजर्व फाउंड, यहां पर खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज देखने को मिलता है उसमें, सूडान में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो डायमंड का जो रिजर्व है वो विश्व में सबसे ज्यादा यहीं पर है। गोल्ड का देखने को मिलता है जोहान्सबर्ग में। डायमंड का देखने को मिलता है किम्बरले में। ठीक है, और ये विश्व में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट होगा, यहां पर एनर्जी रिजर्व बहुत कम है। एनर्जी रिसोर्स के रिजर्व बहुत कम देखने को मिलते हैं।
ठीक है ना। ऊर्जा संसाधन के भंडार जो यहाँ पे वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक। चलिए जी, बाकी नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो एक काफी कॉमन वर्ड है यहाँ का। बेसिकली जब आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है इस अफ्रीका का, वो ऐसा लगता है जैसे राइनो का हॉर्न है। ठीक है, क्या है ये? राइनो का हॉर्न है। तो राइनो का जो हॉर्न है इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना। यहाँ पे जो कंट्री है ना, इस मैप की जो शेप बन रही है इसकी कंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और इसमें जो कंट्री आते हैं वो आते हैं सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जबूती। एक है जबूती, इट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। तंजानिया के दो आइलैंड हैं। एक है पेम्पा और एक है जंजीबार। इन दोनों आइलैंड पे क्या होता है? क्लोव प्रोडक्शन होता है। लौंग का उत्पादन होता है विश्व में सबसे ज्यादा। और देखो क्या खास बात है। यहाँ की जो मेजर फूड क्रॉप है वो क्या है? मुख्य खाद्य फसल। मुख्य खाद्य फसल का नाम मतलब समझ में आता है आपको? बेटा इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, तो ये मत सोचना कि सर लिखाते जा रहे हैं लिखाते जा रहे हैं। आप भी जानते हो कि फैक्ट है, फैक्ट को बताया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे लौंग का उत्पादन होता है यहाँ पे, इतनी बात बताना सफिशियंट है। ऐसा नहीं कि अब मैं इसमें ये कंडीशन समझाऊं कि लॉन्ग कहाँ से आई, क्यों हुआ, क्या हुआ। क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम को और खराब करने की आवश्यकता है। मेरी बात को समझना। क्योंकि आपको अच्छे से पता है जहां माउंटेन की बात है, रिवर की बात है, प्लेट्यू की बात है, आइलैंड्स की बात है, एग्रीकल्चर है, सॉइल है, सारा सब कुछ बेहतर एक्सप्लेनेशन चला था। तो कुछ चीजें ना आप टीचर के ऊपर भी छोड़ देना कि भाई हमारा टीचर हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। वो अपने अकॉर्डिंग देख लेगा कि कहाँ मुझे क्या प्रोवाइड कराना है, कितना प्रोवाइड कराना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये सारे के सारे फैक्ट है। और आपको भी अच्छे से पता है ये मैप के थ्रू आप जितना ज्यादा मैप पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे आपको रटने में आसानी रहेगी। नहीं तो बेटा आपको रटने ही पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। हम भी रट कर ही आए हैं। मेजर फूड क्रॉप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है। तो यहाँ की जो मेजर फूड क्रॉप है वो क्या है? तो आपका आंसर होगा मेजर फूड क्रॉप जो है यहाँ की वो है मेज। मक्का है। ठीक है। चलिए जी। और अगर मैं बात करूंगा आपसे और क्या खास है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ की, इसको नोट करो फिर मैं बताता हूँ। हाँ, अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो थोड़ा समझने वाला है, तो उस पर हम प्रॉपर फोकस करेंगे। क्योंकि जहां समझने की बात आएगी तो समझना पड़ेगा और मैं आपको समझाएंगा।
ठीक है। इस वाले मैप को आप बहुत ध्यान से देखो। ठीक है। ये जो मैप दिखा रहा है आपको, यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा आपको अब डिटेल में बताऊंगा। यहाँ हुआ ये है कि यहां से यूं होते हुए यहां तक, बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट दो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है। इस वाली लाइन से इधर का जो पार्ट है इसे कहा जाता है सोमाली प्लेट। ठीक है बाबू। इधर का जो भाग है पूरा का पूरा, इसी को कहा जाता है नूवियन प्लेट। अब वो क्या रहा है, जो ये नूवियन प्लेट है, ये प्लेट जा रही है इधर यूं, जो सोमाली प्लेट है वो जा रही है इधर यूं। दोनों प्लेट एक दूसरे से अपोजिट साइड में गति कर रही हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि ऐसे यूं है। अब प्लेट ऐसे यूं जाएंगी तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या करेगा, बीच में से ऐसे यूं फटना शुरू कर देगा, खुलना शुरू कर देगा, हाँ या ना। इसी को कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी। और इस वाले पॉइंट पे तीन प्लेट मिल रही है, इधर ये वाली जो प्लेट है इसे कहा जाता है अरेबियन प्लेट, और इधर ये वाली जो प्लेट है पूरी की पूरी, ये कौन सी प्लेट हो गई, ये वाली प्लेट हो गई नूबियन प्लेट। ठीक है। और इससे इधर की जो प्लेट है ये वाली कौन सी हो गई, सोमाली प्लेट। तो मैं लिख रहा हूं इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अफार इसे अफार जंक्शन के नाम से जाना जाता है। मैं लिखता हूं यहां पे क्या कहा जाता है इसको, इसे कहा जाता है सर अफार जंक्शन। ठीक है जी। अफार जंक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना, है क्या एक्चुअल में, अफार जंक्शन जो है यहां पे थ्री टेक्टोनिक प्लेट ज्वाइंट हो रही है। तीन विवर्तनिक प्लेट आपस में मिल रही हैं। ठीक है। कौन कौन सी है, नूवियन है, सोमाली है, और एक अरेबियन है। सही है। इन दोनों प्लेट के ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप इन्हीं के ऊपर है। दूसरी बात, दोनों प्लेट में डाइवर्जेंट हो रहा है। बात को समझ रहे हो या नहीं।
दोनों दूर हट रही हैं। क्लियर है जी? और जब ये दोनों प्लेट दूर हट रही हैं तो इससे क्या हो रहा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्ट वैली फॉर्म। फिर यहां पे विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी, विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी बन रही है। यहां पे विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है और इसी भ्रंश घाटी में लेक बन रही हैं फिर। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसमें, इसमें क्या हो रहा है? लेक्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या हो रहा है? झीलों का निर्माण हो रहा है। और इन लेक के नाम क्या क्या हैं? आपके सामने लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से। लेक मलाबी है, तंजानिका है, विक्टोरिया है ना, लेक अल्बर्ट है। ओके, अब इस मैप की हमें जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। इससे क्या हो रहा है? झीलों का निर्माण हो रहा है, विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी बन रही है, और एक और इसका इंपैक्ट है, अफ्रीका दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो लेक है वो कौन कौन सी है? अल्बर्ट है, विक्टोरिया है, तंजानिका है, मलावी है। ये झीलें हैं यहाँ पे, है ना? ये सभी की सभी झीलें कहाँ पर हैं? यहीं पर स्थित हैं। और अगर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? एरिया और पॉपुलेशन में दोनों के नाम अलग अलग हैं। एरिया में सबसे बड़ा जो कंट्री है उसका नाम है अल्जीरिया। पॉपुलेशन में जो सबसे बड़ा कंट्री है उसका नाम है नाइजीरिया। और आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, अभी बताऊंगा मैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है ना? विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? नोट कर दो इसको जल्दी से। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है ना? देखो, यहां पे पड़ता है लीविया का अल अजीजिया। ठीक है,
कौन सा? लीविया का अलाजीजिया। ये है विश्व का सबसे गर्म स्थान। लीविया कंट्री में पड़ता है अल अजीजिया। क्या है? लीविया का अल अजीजिया। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पड़ता है? लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और ये है वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस। ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, ये क्या है? विश्व का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है। अच्छा, साउथ अफ्रीका में ग्रासलैंड पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिनमें खेती भी बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है, मतलब खेती के लिए जो बहुत उपयोगी होते हैं। उन ग्रासलैंड का नाम क्या है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखो, सवाना ग्रास, वहीं पे चलते ना पहले पेज पे। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सवाना है ये तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, लेकिन एक ग्रासलैंड यहाँ इस वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है, उसका नाम है वेल्ड्स। जैसे याद आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, है ना? न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। सवाना वेल्ड्स, सवाना वेल्ड्स। ये कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है। और ये कैसे घास के मैदान है? तो ये जो घास के मैदान है सर, ये है सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सब ट्रॉपिकल को टेम्परेट भी कहा जाता है। हिंदी में मैं लिखूंगा यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, ये क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। ओके, ये था पूरा का पूरा कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहां मैंने इसकी कंट्री के बारे में भी छोटा छोटा ओवरव्यू आपको दे ही दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ लिया? डेजर्ट पढ़ लिए, रिवर इंट्रोड्यूस करा दी, लेक इंट्रोड्यूस करा दी आपको। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो माउंटेनियस पीक बता दी, और क्लोप प्रोडक्शन के बारे में बता दिया, गोल्ड और डायमंड के रिजर्व में वो भी बता दिया, दो भागों में टूट रहा है वो भी बता दिया। मेरी तरफ से कॉन्टिनेंट पूरा हो गया। ठीक है। और मैंने आपको वो चीजें करा दी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ओरिएंटेड हैं। ठीक है, वो मैंने सारे पॉइंट्स इस वाली क्लास में कवर कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नए कॉन्टिनेंट के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। भगवान आप सबको खुश रखे। बाय बाय। टेक